हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र के अध्याय 7 के 7.19 प्राप्य विपत्र बही की खतौनी करना। तो सबसे पहले हम प्राप्य विपत्र बही को जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो देखो, प्राप्य विपत्र बही क्या होता है। तो प्राप्य विपत्र बही की खतौनी प्राप्य विपत्र खाता तथा देनदारों के व्यक्तिगत नाम से खोले गए खातों में की जाती है। देनदारों के, देखो यहाँ पे शब्द हुआ है देनदार, है ना। तो जो देनदार है वो क्रेडिट से संबंधित होता है और लेनदार होता है वो डेबिट से संबंधित होता है ना। तो देनदार और लेनदार में आपको जब फर्क देखना है तो आप क्रेडिट और डेबिट से करके देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देनदारों के खाते को उनसे संबंधित प्राप्त किए गए विपत्र की राशि से समाकलित किया जाता है। देखो यहाँ पे समाकलित आ गया है, मतलब क्रेडिट किया जाता है कह रहा है। तो क्रेडिट से संबंधित हो गया देनदार, तथा प्राप्त विपत्र खाता को बही की मासिक योग राशि से विपत्र प्राप्त विपत्र बही अनुसार लिखकर विकलित डेबिट किया जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे उदाहरण नंबर 14 दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 14 देख लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 14 को देखो तो यहाँ पे जनवरी की घटना दिया हुआ है ना। तो 1 जनवरी की घटना है, संतोष से 2 माह की अवधि का 2,000 रुपये का विपत्र प्राप्त हुआ। अब ये विपत्र क्या होता है, अभी तो हमने जाना कि विपत्र ये होता है। तो आप कह सकते हो जैसे बिल, बिजली का बिल होता है ना। बिजली का बिल जो है वो एक प्रकार का क्या है, विपत्र है। क्योंकि उसको जब आप पटाओगे तो उसमें लिखा रहता है कि ये 1 माह का बिजली का बिल है, ये 2 माह का बिजली का बिल है, ये 3 माह का बिजली का बिल है, आपका बाकी है। ठीक है, इसको आप जब भुगतान करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो समझ सकते हो कि बिजली के बिल जो है ये क्या है, विपत्र है। इसी तरीके से विपत्र अगर कहा जाए तो जो पानी का बिल आता है वो भी क्या होगा, विपत्र रहेगा। अगर पानी टंकी है और जैसे शहर में है तो शहर में क्या होता है, शहर में हर माह पानी का बिल आता है ना, वैसे ही है बहुत सारी चीज़ों का बिल आता है। तो समझ सकते हो जो बिल आता है ना, जिसको आप भुगतान करते हो 1 महीने 2 महीने, तो उसी को हम क्या कहेंगे, विपत्र कहेंगे। समझ में आ गया विपत्र क्या होता है। अब देखो, ये जो 1 जनवरी की घटना है ना, संतोष से 2 माह की अवधि का क्या प्राप्त हुआ, विपत्र प्राप्त हुआ। तो अब इसके लिए क्या कर लेंगे, बिल रिसीव बुक बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाना है, तो देखो यहाँ पे देखो, एक है यहाँ पे डेट दिया हुआ है, नेम ऑफ गिवर, है ना। तो ये प्राप्त किससे हुआ उसको लिखना होता है, पीरियड कितने महीने का है ना। ड्यू डेट, ये डेट जो है कब तक के रहेगा, जैसे बिजली बिल का रहता है ना, 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते या 10 दिन 15 दिन, ऐसा डेट रहता है ना। तो बिल्कुल वैसा ही ये भी है। ठीक है, तो ये ड्यू डेट दिया है, मतलब इस डेट में आपको वो बिजली बिल पटाना है। ठीक है, ये खाता पृष्ठ संख्या और अमाउंट है। ठीक, अब यहाँ पे लिखना है, जैसे संतोष का नाम दिया तो संतोष से प्राप्त हो कितने महीने, देखो यहाँ पे पूरा ये दिया है ना, यही चीज़ उतारना है। ठीक है, संतोष से आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ये पूरा का पूरा 2 महीने का अवधि कह रहा है तो 2 माह ये रहा। ठीक है, 2 माह का ये रहा। तो जनवरी के बाद क्या आता है, जनवरी के बाद फरवरी। तो जनवरी में प्राप्त हुआ है ना, मतलब जनवरी का बना है और फरवरी का बना है। तो जनवरी फरवरी के बाद जब 2 माह कंप्लीट हो जाएगा तो आप मार्च का कोई भी डेट उठा सकते हो, है ना। जिस डेट में आपको बिजली बिल पटाना है उस डेट को, तो वही 4-5 दिन का अंतर रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, आप 8 तारीख तक के ले सकते हो, तो 8 तारीख ड्यू डेट है, इस तरीके से बता सकते हो कि 8 तारीख को आपको ये भुगतान करना ही करना है। तो इस तरीके से 2 महीने के बाद, है ना, इन्होंने 4 तारीख का डेट लिया है, ये अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसको 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, चाहे आप 2 तारीख ले सकते हो, चाहो तो आप 1 तारीख को फिक्स आप ले सकते हो ड्यू डेट में। और पैसा कितना पटाना है, 2,000 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10 तारीख की घटना है, राजेश से 3 माह की अवधि का 1,000 रुपये का विपत्र प्राप्त हुआ। तो राजेश नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 3 महीने, अब 3 महीना हो जाए, जनवरी से गिनो, जनवरी 1 महीना होगा, फरवरी दूसरा महीना, मार्च तीसरा महीना है, तो मतलब अप्रैल में ड्यू डेट ही जाएगा, है ना। तो अप्रैल का आप कोई भी डेट ड्यू डेट में ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से तो ये हो गया, कुल मिला के कितने रुपये हुआ, 3,000 रुपया हुआ, मतलब 3,000 रुपया उनको पटाना है। ठीक, अब यहाँ पे जो बिल रिसीव हुआ है ना, तो उनको अब यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, टोटल बिल रिसीव, तो ये हो गया बिल रिसीव अमाउंट, मतलब कुल कितना देना है तो उसके लिए बना रहे हैं। तो बिल रिसीव हो रहा है तो कितना पटाना है, इतना। तो देखो यहाँ पे डेट का जो अंतिम तारीख है उनका उपयोग किया जाता है ना। तो टू सनराइज एस पर बिल रिसीव बुक। ठीक है, तो बिल रिसीव कह रहा है, तो आप इसको हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो कि बिल प्राप्त हुआ है, बिल प्राप्त हुआ है इतने रुपए का, मतलब रुपया नहीं लिखना है, बिल प्राप्त हुआ है बस लिख देना है बस। ठीक है, हिंदी में बस इतना ही लिखना है। डेट यहाँ पे रहेगा, ये तो पूरा आपको पता है, डेट है, पार्टिकुलर्स है ना, JF है, ये सब सबके बारे में पता होगा। तो चार चार रहता है यहाँ पे, चार ये। ठीक है,
और कितने का है 3000 रुपये का। तो ठीक है, डेबिट के पक्ष में ये लिखा गया है क्योंकि 3000 रुपये का बिल क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो ये किस पक्ष में जाएगा, टोटल जो बिल है वो डेबिट के पक्ष में। अगर ये डेबिट के पक्ष में है तो ये जो दोनों है संतोष और राजेश, ये अब किस पक्ष में जाएगा, डेफिनेटली क्रेडिट के पक्ष में चला जाएगा, है ना। जब टोटल बिल रिसीव किस पक्ष में जा रहा है, इस पक्ष में, तो आपको उसको किस पक्ष में लेना है, क्रेडिट के पक्ष में लिखना है। जब ये डेबिट है तो क्रेडिट के पक्ष में। तो दोनों को देखो, क्रेडिट के पक्ष में यहाँ पे लिया गया है। 1 तारीख की घटना है ना, बी रिसीवेबल अकाउंट कह रहा है। तो संतोष को प्राप्त हुआ था किस डेट में, 1 तारीख को। 1 तारीख की घटना मतलब 1 तारीख का ही बिल है जो 2000 रुपये का आया था ना, जिसे 2 महीने बाद। तो ये पूरा का पूरा आपको क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। यह भी, इसको भी कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट के पक्ष में लिखना है। ठीक, समझ में आ गया। चलो अब अगला देखते हैं, देय विपत्र बही। ये देय विपत्र बही क्या है, जैसे कि प्राप्य विपत्र बही हो गया, अब देय विपत्र बही हो गया ना। तो चलो इसको भी देख लेते हैं, देय विपत्र बही। देखो, देय विपत्र बही की खतौनी देय विपत्र खाता तथा लेनदारों के व्यक्तिगत नाम से खोले गए खातों में किया जाता है। यहाँ पे इस बार क्या आ रहा है, लेनदार आ रहा है, ठीक है। इस बार क्या आ रहा है, लेनदार है, मतलब क्रेडिट यहाँ पे डेबिट से संबंधित रहेगा, ठीक है। लेनदारों के खाते को स्वीकृत किए गए विपत्रों की संबंधित राशि से विकलित मतलब डेबिट किया जाता है तथा देय विपत्र खातों को बही की मासिक योग राशि से विविध देय विपत्र देय बही अनुसार लिखकर क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। इसके लिए भी खाता बनाना है, बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, नाम का उपयोग करना है। देखो, सितंबर का है ना, तो सितंबर का है तो कितने माह का, 3 माह का है, तो 3 माह का घटना है। तो देखो ये सब चीज़ तो सेम टू सेम रहेगा ना, ड्यू डेट ये सब चीज़ सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे क्या लिखना है, 10 सितंबर, 10 सितंबर नाम है, यहाँ पे नाम दिया देवेंद्र, तो देवेंद्र लिखना है, ठीक है। 3 महीने का 3 महीने लिखना है। अब सितंबर से लेके, ठीक है, सितंबर से लेके आपको लेना है। तो सितंबर के बाद क्या आता है, ठीक है, सितंबर है ना, अक्टूबर, नवंबर और एक दिसंबर। तो ये 10 तारीख के बाद, तो 10 तारीख में सेम हो जाएगा, मतलब 10 सितंबर तो 10 दिसंबर बराबर हो रहा है, 3 महीना कंप्लीट हो गया। अब 3 महीने कंप्लीट होने के बाद कोई भी डेट आप उठा सकते हो दिसंबर का। तो 11, 12, 13, 14 जो भी डेट उठाना है अपने हिसाब से उठा के ड्यू डेट में ले लेना है, ठीक है। ड्यू डेट यहाँ पे ले लिया गया और कितना राशि, 4000 रुपये, ठीक है। ये क्लियर हुआ, 4000 रुपये का देय विपत्र प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पे देखो, अगला जो है ये है 15 तारीख का, है ना। तो 15 तारीख का देख सकते हो, तो विजय, नाम विजय आ गया, कितने महीने का है, 2 माह का यहाँ पे दिया है, 2 माह का करना है, ठीक है। पैसा कितना है, पैसा जो है 2000 रुपये, है ना। तो 2000 रुपया यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये रहा अमाउंट 2000 रुपया। अब ये ड्यू डेट कैसे निकाला जाएगा, तो 15 तारीख से लेके 15, 2 महीने का, नवंबर, 15 नवंबर, तो 15 नवंबर के बाद ही का डेट निकलेगा। तो यहाँ पे कौन सा डेट लिया, 18 नवंबर। आप चाहो तो 16 ले सकते हो, 17, 18 जो भी डेट लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है, ड्यू डेट में। तो इस तरीके से, और ज़्यादा भी लंबा ड्यू डेट मत लेना, 3 से 4 दिन या 5 दिन का अंतराल ही ड्यू डेट में लेना, ठीक है, अपने हिसाब से जब लोगे तो। उसके बाद दोनों को जोड़ोगे तो कुल कितना होगा, 6000 रुपया। अब इस 6000 रुपये को देखो, जब हम प्राप्य विपत्र कह रहे हैं, मतलब जब विपत्र मिलता है तो वो डेबिट के पक्ष में जाता है। और जब देय विपत्र की बात होता है, मतलब किसी को दिया जाता है विपत्र को, जैसे बिजली का बिल वाला है, वो व्यक्ति बिल काट के मुझे दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, देय विपत्र, ठीक है। और प्राप्य विपत्र क्या होता है, अगर मैं उसे झोंक रहा हूँ तो वो प्राप्य विपत्र होता है। तो देय विपत्र की बात आ रहा है, तो देय विपत्र में इसे क्रेडिट के पक्ष में लिखा जाएगा, ठीक है। प्राप्य विपत्र में जैसे डेबिट के पक्ष में था ना, बिल रिसीव जो है, तो बिल पेमेंट अब आएगा, बिल पेमेंट, तो बिल पेमेंट को हम कहाँ पे लिखेंगे, बिल पेमेंट को मतलब देय विपत्र को हम क्रेडिट के पक्ष में लिखेंगे। तो जो 6000 है वो क्रेडिट के पक्ष में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे, और डेट अंतिम तारीख को ही लिखा जाएगा, है ना। तो बाई सनराइज एज पर बिल पेएबल बुक, ठीक है, कितना है, 6000 रुपये, देख सकते हो, ठीक है। अगर ये डेबिट के पक्ष में, तो ये दोनों नाम किस पक्ष में जाएगा, सॉरी, ये जब क्रेडिट के पक्ष है तो ये दोनों नाम किस पक्ष में जाएगा, डेफिनेटली डीआर के पक्ष में जाएगा ना, डेबिट के पक्ष में। तो देखो ये दोनों नाम डेबिट के पक्ष में आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हो 10 तारीख और 15 तारीख ना। तो टू बिल पेएबल AC 4000 रुपये का है, और यहाँ पे 15 तारीख को ये है, नाम को देख सकते हैं, देवेंद्र और विजय के नाम से है, ठीक है। यही खतौनी कहलाता है, याद रखना, है ना। जो छोटे छोटे खंड में काटा जाता है इसी को खतौनी कह देते हैं। इसके बाद देखो 7.21 संपत्ति खाता बनाना, संपत्ति खाता बनाना है। तो देखो संपत्ति खाता कैसे बनाया जाता है,
तो संपत्ति खाता संपत्तियों का उपयोग व्यापार में आय कमाने के लिए किया जाता है। संपत्ति के मूल्य में कमी तथा वृद्धि होती रहती है। जब संपत्तियों में वृद्धि होती है तो संपत्ति खाता को डेबिट करते हैं। जब संपत्तियों में कमी होती है तो संपत्ति के खाते को क्रेडिट करते हैं। अर्थात संपत्ति में वृद्धि संपत्ति के खाते के डेबिट पक्ष में तथा संपत्ति में कमी संपत्ति खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाई जाती है। संपत्ति में वृद्धि नई संपत्ति खरीदने या संपत्ति का मूल्य बढ़ जाने पर होती है। संपत्ति में कमी संपत्ति को बेचने या ह्रास लगाने पर होती है। तो चलो इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे 16वां उदाहरण दिया हुआ है। मशीनरी खाते का शेष 20,000 रुपया है। ठीक है, शेष बचा है मशीनरी खाते का शेष। मशीनरी खरीदा 40,000 रुपये का, फिर मशीनरी बेचा 4,000 रुपये का। तो यहाँ पे जो है ना ये जो टॉपिक है संपत्ति खाता बनाना, इसमें जो हम कहेंगे खाता बही है ना, तो इसमें जो खाता बही बनेगा ये थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। जब भी हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो वो किस साइड में जाता है, डेबिट के पक्ष में जाता है, लेकिन ये जस्ट अपोजिट बता रहा है इसमें सभी चीज़ों को। तो चलो देखते हैं। जैसे कि मशीनरी खाते का शेष कह रहा है, शेष बचा है 20,000 रुपये, तो ये पक्ष चला जाएगा डीआर के पक्ष में। यहाँ पे खरीदी से संबंधित है ना। तो ये कह सकते हो कि ये जो प्रश्न है थोड़ा सा अपवाद है, क्योंकि पूरा जितना भी प्रश्न हमने देखा है, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमेशा क्रेडिट के पक्ष में जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। तो ये अपवाद वाला प्रश्न है। तो मशीनरी खाता या मशीनरी खरीदा, ये भी कौन से पक्ष में जाएगा, परचेस कर रहे हैं मतलब क्रय कर रहे हैं, तो क्रय कर रहे हैं तो ये भी किस पक्ष में जाना चाहिए, क्रेडिट, लेकिन ये डेबिट में जाएगा। अब ये बेचा जा रहा है, तो बेचा जा रहा है ना, तो ये जाना चाहिए क्रेडिट के पक्ष में, क्योंकि बेचने वाले नहीं ये डेबिट के पक्ष में जाना चाहिए ना। जब भी कोई चीज़ बेचते हैं तो पैसा मिलता है, मतलब डेबिट के पक्ष में। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट के पक्ष में जाएगा। तो यही चीज़ बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, ये अपवाद के तौर पे इसे लेना है। और 10% ह्रास, मतलब 10% क्या करना है, नुकसान के साथ, तो 10% नुकसान भी लगाना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग बना है पूरा प्रश्न। देखो यहाँ पे है डेट है ना, ये सब चीज़ जानते हो। ठीक है, ये देखो शेष लगाना यहाँ पे आ गया। 1 तारीख की घटना है रोकड़ खाता से। ठीक है, तो रोकड़ खाता से यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे इसे जानबूझ के अपवाद टाइप से रखा गया है। क्यों मैं रखा है ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, अपवाद टाइप की। देखो जब मशीनरी खाते का शेष कर है, या मतलब पैसा, तो शेष बचा है तो क्या होगा, पैसा तो मिलेगा। तो पैसे मिलेगा मतलब क्या है, ये डेबिट के पक्ष में चला जाएगा, इसीलिए इसे डीआर के पक्ष में लिखा गया। मशीनरी खरीदा, ठीक है, तो मशीन जब खरीदेगा तो क्या होगा, पैसा है ना, मतलब रोकड़। तो रोकड़ से खरीद रहे हैं, नगद लगा रहा है, तो लगा तो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि रोकड़ खाता को प्रभावित कर रहा है। तो रोकड़ खाता को प्रभावित कर रहा है, तो इसलिए इसे डीआर पक्ष में रखा गया है। इनका कहने का मतलब है जब बेचा जाए तो पैसा आता है, तो यहाँ पे जस्ट उल्टा कहा जाए कि मशीनरी बेची, मतलब पैसा से संबंधित नहीं किया, सिर्फ मशीन से संबंधित कर, इसलिए इसे सीआर के पक्ष में रख दिया है। तो देख सकते हो सारी चीज़ों को मैं आपको दिखा देता हूँ। शेष लगाना यहाँ पे आ गया रोकड़ खाता से, और जो मैंने बेचा कह रहा है ये 4,000 देखो यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे 10% ह्रास, मतलब 10% का नुकसान हुआ है कह रहे हैं। तो 10% जब नुकसान होगा तो 10% जो डेट का अंतिम तारीख है वो देखो 31 दिसंबर है ना, तो यहाँ पे 5,800 रुपये का होगा। तो ये कुल कितना हो गया, 60,000 है ना। अब यहाँ पे जो पक्ष है ये दोनों का योग से 60,000 तो नहीं आ रहा है, तो पक्ष बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, 9,000 को 60,000 में घटा देंगे। तो 9,000 यहाँ पे 9,000 नहीं है, 4,000 और ये 5,000 है ना, और ये है, मतलब कह सकते हो 9,800 रुपये को घटाएंगे कितना आएगा, 50,200 आएगा। तो यहाँ पे जो 50,200 है उसको क्या कहेंगे, शेष ले गया, लेंगे है ना, शेष ले गए। अब क्या होगा, ये सभी चीज़ों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे बनाया गया है। ठीक है, मशीनरी खाता जब बनाया गया है तो इस प्रकार से बनाया गया है। और ये डायरेक्ट मतलब कह सकते हो कि ये खतौनी हुआ है। तो खतौनी हुआ है इसलिए यहाँ पे जो सारे टॉपिक है वो विपरीत पक्ष को प्रभावित किया है। मतलब जो पक्ष किस पक्ष में होना चाहिए, डेबिट में, उसे क्रेडिट में लिया गया और क्रेडिट को डेबिट में लिखा गया है, इसी कारण इसे लिखा गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक वीडियो बस और बनेगा, इसके बाद ये पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा।